हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कल आपसे पॉलिटी के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहले में बात हुई थी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में पूछा गया था। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड यहाँ पर करेक्ट हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट में क्या था कि यहाँ पर जो ओपिनियन की बात की गई थी कि ये बिल प्रपोज करता है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत है, तो यहाँ पर एक नहीं, मिनिमम 2 की जरूरत रखी गई है अगर आपका 24 वीक्स तक का जेस्टेशन पीरियड रहा हो। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वहां पर बात हुई थी आपके नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। दोबारा से आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, बताया जाना क्या था कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वहीं थर्ड क्वेश्चन में आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी गई थी और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, और यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? CCC। तो इससे रिलेटेड जिसने भी करेक्ट आंसर किया है अपनी ईमेल आईडी के साथ, वो विनर घोषित किए जा चुके हैं। हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पहले भी हम एक प्रीमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इसे, कि 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। उसी के चलते 4 कोड्स यहाँ दिए गए हैं। पहली देखते हैं, कह रहे हैं जो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन था वो सेटअप किया गया था 1996 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। सेकंड में टोकन डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है कि इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर रहेगा वो होल्ड करेगा यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक, और जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होगी उन PSUs में। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका करंटली 2 ही इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं दैट आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जहां पर आपका सरकारी ही कंट्रोल रहेगा। कौन कौन से? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ बतानी है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, और उसी के आधार पर डी ऑप्शन आपकी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। किस तरीके से इनकरेक्ट है कि बेसिकली जो ये डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन था ये आपका 1996 में तो स्थापित किया गया था, बट जो सी रंगाराजन जी की कमेटी थी उनके आधार पर जो उन्होंने रिकमेंडेशन वहां दी थी, उसी के आधार पर यह कमीशन यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है जी। कौन सी कमेटी थी? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। 1991 में कमेटी की स्थापना की गई थी सरकार द्वारा, जिसके चलते इन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर आपका डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी 1996 में, जो कि एज एन एडवाइजरी बॉडी यहाँ पर एक्ट करती है सरकार के लिए। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में वहां पर जो बात की गई थी, तो यहाँ पर आपकी सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो आपकी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपकी जो सरकार है वो यहाँ मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करती है और अपनी ओनरशिप यहाँ पर मेंटेन करके रखती है। तो टोकन डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा, जिसे हम माइनॉरिटी सेल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार बेसिकली लेस देन 50% ऑफ द टोटल स्टेक ऑफ इट्स इक्विटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है जी। जिसके चलते जो वो एंटरप्राइज रहेगी वहां पर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट रहेगा वो सरकार के ही अंडर रहेगा। ठीक है जी। और कौन कौन से आपके इसमें सप्लीमेंट्री नोट्स हैं, जिसके चलते डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक एंटरप्राइज, जिसके चलते जो पूरा ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंसिस का उससे यहाँ पर इंप्रूव किया जा रहा है, कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट में। साथ के साथ आपका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, जिसे हम मेजॉरिटी सेल भी कहते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपका टोकन डिसइन्वेस्टमेंट था जहां पर 50% से कम स्टेक जो रहता है सरकार का वो वहां सेल करते हैं, यहां पर आपका 50% से ज्यादा जो शेयर रहेगा उसे वो सेल करेंगे। ठीक है जी। तो इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट रहेगा इस बिजनेस एंटरप्राइज का, वो किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके चलते आपकी प्राइवेटाइजेशन वहां पर इंश्योर की जाएगी। करंटली आपके 2 ही ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो कि आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर ही हैं। कौन कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस। रेलवे ऑपरेशंस में भी जैसे कि काफ़ी चीज़ें तो आपकी किसी और पार्टी को हैंड ओवर कर दी जाती हैं, टेंडर्स लॉन्च किए जाते हैं किसी भी चीज़ से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बट जो कोर रेलवे ऑपरेशन है वो भी आपके पब्लिक सेक्टर के ही अंडर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। इसी के आधार पर 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो चॉइस ऑफ क्रॉप जो कि वहाँ उगाई जाएगी किसी पीस ऑफ लैंड पे, वो आपके फार्मर द्वारा डिसाइड की जाएगी। सेकंड में कह रहे हैं जो लैंड है बेसिकली दैट इज ओन बाय द फार्मर इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओनरशिप। थर्ड में कह रहे हैं जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बाय करती है फार्मर से एट मार्केट प्राइस। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा सोचिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड किस तरीके से काम करता है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। किस तरीके से, पहली स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है कि यहां पर जो चॉइस रहेगी क्रॉप की, अब देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या रहता है कि एक आपका फार्मर रहेगा और एक कंपनी रहेगी, दोनों के बीच में टाई अप होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसके चलते कुछ कुछ चीजें डिसाइड की जाएंगी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है जिससे उस कंपनी को फायदा होगा उसकी सेल से, वो फार्मर को उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एड है या सीड्स हैं उससे रिलेटेड जो कैपिटल है वो फार्मर को प्रोवाइड करेगी। फार्मर उस क्रॉप को अपने खेत में बीजेगा, उसे उगाएगा और बाद में कंपनी को बेचेगा। इसमें दोनों का ही फायदा रहता है। बट जो इसमें चॉइस रहेगी क्रॉप की वो बेसिकली फार्मर द्वारा यहाँ डिसाइड नहीं की जाएगी, वो कंपनी द्वारा ही यहाँ डिसाइड की जाएगी। हालांकि जो सेकंड स्टेटमेंट जो हमने कहा भी कि करेक्ट है कि इसमें जो लैंड की ओनरशिप है वो फार्मर के पास ही रहेगी, किसी भी हालात में वो कंपनी को ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होगी। थर्ड में जो कह रहे हैं कि कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट वहां पर खरीदेगा फार्मर से, तो ये मार्केट प्राइस पर नहीं खरीदा जाएगा, जो प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय आपके तय किए गए होंगे, उसी के आधार पर आपका जो कंपनी रहेगी वो प्रोडक्ट फार्मर से खरीदेगी। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक हम देख भी सकते हैं कि आपका ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। ठीक है जी, तो इसमें कंपनी की जैसे हमने बात की जो भी टेक्निकल एड रहेगी, जितनी भी इनपुट्स रहेंगी, सीड्स हो गए, कैपिटल बजट हो गया, ये सभी चीज़ें ही कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी फार्मर को। फार्मर को क्या करना है, बेसिक सा काम करना है, उगाना है उसे, ठीक है जी, अच्छे से नर्चरिंग करनी है उस क्रॉप की और उसे बाद में कंपनी को बेच देना है। तो यही चीज़ें, सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में डिजिटल लेंडिंग, अब इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं डिजिटल लेंडिंग आपकी होल्ड करती है सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकंड में कह रहे हैं इट इज मोर टाइम सेविंग बट इट इंक्रीजेज इन फॉर्मल बोरोइंग्स। थर्ड में कह रहे हैं डिजिटल लेंडिंग कैन बी ऑपरेटेड बाय बैंक्स और एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। फोर्थ में कह रहे हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल लेंडिंग। तो ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड कौन कौन सी करेक्ट हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो सेकंड में बात की जा रही है कि आपका टाइम सेविंग है, बिल्कुल है, बट इसके चलते आपके इनफॉर्मल बोरोइंग्स बढ़ेंगी नहीं बल्कि यहाँ पर कम हो जाएंगी, क्योंकि सभी चीज़ें डिजिटली होंगी, सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड डिजिटली बनाया जाएगा। तो बोरोइंग तो तब होगी अगर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए वो वहाँ पर पूरी होंगी, सारे दस्तावेज रहेंगे, सारे कागजात होंगे, हर एक चीज़ का प्रूफ रहेगा, कोलैटरल का प्रूफ रहेगा, तभी वहाँ पर वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो डिजिटल लेंडिंग की वजह से आपका यहाँ पर बोरोइंग्स जो इनफॉर्मल हैं वो कम से कम होती जाएंगी, जैसे कि पहले केसेस में आपकी इनफॉर्मल बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती थी। ठीक है जी, दोनों ही आपके बैंक्स और एनबीएफसी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्या है ये पीयर टू पीयर लेंडिंग? कि बेसिकली पर्सन टू पर्सन लेंडिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है, जिसमें जो बीच का रोल है किसी भी, हम कह सकते हैं इस तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर आपकी डिजिटल लेंडिंग की है ये कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है पीयर टू पीयर लेंडिंग की। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। फैक्चुअल कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। तो डिजिटल लेंडिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ ऑफरिंग लोन्स व्हिच आर अप्लाइड फॉर, डिसबर्स्ड एंड मैनेज थ्रू डिजिटल चैनल्स। ठीक है जी, ऑनलाइन ही सारा काम यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। लेंडर्स क्या करेंगे? डिजिटाइज डेटा को यहाँ पर यूज करेंगे टू इन्फॉर्म क्रेडिट डिसीजंस एंड बिल्ड कस्टमर एंगेजमेंट। तो इसमें क्या रहेगा? आपके वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जिसके चलते आपकी डिजिटल लेंडिंग बढ़ती जा रही है अभी मार्केट में। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस हमारे बैंकिंग सेक्टर और जितना भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इंक्लूड हो रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ मोबाइल ऐप्स एंड दीज वेब प्लेटफॉर्म्स। ठीक है जी, वहीं बात करें
इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ मेंशन किए गए हैं, तो आरबीआई बेसिकली रेगुलेट करता है आपका डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस को, और उसी के चलते उन्होंने मास्टर डायरेक्शन भी यहाँ पर इशू की है। कौन सी की है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक डायरेक्शन, जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। तो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें आपकी मेंशन की गई थी, जैसे कि पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में ही बात करें कि यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी गई थी कि नो एनबीएफसी P2P जो लैंडिंग कंडक्ट कर रहे होंगे शेल कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बैंक। आरबीआई से वहां पर उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी रहेगा अगर इस तरीके के ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहे हैं डिजिटल लैंडिंग के। ठीक है जी, तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, क्या बाकी कंडीशंस रखी गई कि हर एक कंपनी जिसे रजिस्ट्रेशन चाहती हैं उस बैंक के साथ, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि नेट ओन फंड होना चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 20 मिलियन रुपीज और सच हायर अमाउंट जो कि वहां पर बैंक स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम कह सकते हैं, क्राइटेरिया है यहाँ पर, इसके आधार पर रखा गया है कि उन्हीं कंपनीज को वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा जो कि इस क्राइटेरिया को यहाँ पर पूरा कर रहे होंगे। साथ के साथ दे कैन नॉट रेज डिपॉजिट एज डिफाइंड बाय और अंडर द सेक्शन 45 IBB of the Reserve Bank of India Act of 1934 और द Companies Act of 2013। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं। इस तरीके के जितने भी आपके आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं अच्छे से इन्हें पढ़िए, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने जरूरी हैं। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो आप अच्छे से वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पर अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि आपका पार्ट है ऑफ द कैपिटल अंडर बेसल 3 नॉर्म्स। सेकंड में कह रहे हैं दे आर परपेचुअल इन नेचर एंड हैव नो मैच्योरिटी पीरियड। और थर्ड में कह रहे हैं दे कैन नॉट बी रिटन डाउन इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर। ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में अच्छे से। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में जितना आपने पढ़ा है रिवाइज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है कि पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर इसमें मेंशन किया गया है, जो भी कैपिटल मेंशन किया गया है उसी का ही पार्ट रहता है टीयर 1 बॉन्ड्स। किस तरीके से रहता है अभी हम डिस्कस करेंगे। बट जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि आपके बेसिकली हटाए नहीं जा सकते इन केस ऑफ अ बैंक फेलियर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली जब इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है, इस तरीके के बॉन्ड्स में जितने भी इन्वेस्टर्स मिलते हैं उन्हें काफ़ी हाई रिटर्न मिलती है, तो एक ये रिस्क यहाँ पर रहता है कि अगर बैंक फेल कर जाएगा तो ये आपके हटा दिए जा सकते हैं, इन्हें खारिज किया जा सकता है। ठीक है जी, डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखिए एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या हैं, तो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं जो कि हम कभी भी मिस कर लेते हैं जब भी हम इन नॉर्मल बॉन्ड से इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली बात क्या है कि जो बॉन्ड्स हैं आपके परपेचुअल नेचर के हैं, किसी प्रकार की मैच्योरिटी डेट नहीं रहती, हालांकि दे कैरी कॉल ऑप्शंस जिसके चलते बैंक्स उन्हें रिडीम कर सकती हैं आफ्टर 5 और 10 ईयर्स। ठीक है जी, बट बैंक्स वहां पर ऑब्लाइज नहीं हैं कि वो इस ऑप्शन को यहां पर यूज करें, इस रिडीम ऑप्शन को यहां पर यूज करें, एंड कैन ऑप्ट टू पे ओनली इंटरेस्ट ऑन दिस बॉन्ड्स फॉर एटर्निटी। ठीक है जी, तो बैंक्स जो आपके इशू करते हैं 81 बॉन्ड्स वो स्किप कर सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर ईयर और इवन रिड्यूस द बॉन्ड्स फेस वैल्यू विदाउट गेटिंग इनटू हॉट वाटर विद इन्वेस्टर्स। अब इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमने बात की बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में, तो इसमें क्या लिखा गया है कि बैंक्स को बेसिकली 11.5 कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जिसमें से 9.5 आपका टीयर 1 कैपिटल रहेगा और 2% आपका यहाँ पर टीयर 2 कैपिटल रहेगा। तो उस 9.5% में से जो टीयर 1 कैपिटल है, जो आपके एडिशनल टीयर 1 कैपिटल बॉन्ड्स हैं, ठीक है जी, वो कितने रह सकते हैं 1.5%। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जैसे कि आपने येस बैंक क्राइसिस के टाइम में भी देखा होगा, तो जब उस दौरान आपके क्राइसिस हुए थे और जितने भी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स थे वर्थ 8,415 करोड़, तो उस दौरान आपके इन सभी बॉन्ड्स को यहाँ पर खारिज कर दिया गया था। ठीक है जी, कि इन्वेस्टर्स को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये आपके हाई रिस्की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ें पहले ही इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं बेसिक सी, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हमेशा कॉज करेगी राइज इन इन्फ्लेशन एंड फॉल इन पॉवर्टी लेवल्स। सेकंड में कह रहे हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्यों ये इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम थोड़ा लेमन भाषा में समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल सही कहा गया है। देखिए जी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी आपकी तो आपका इन्फ्लेशन में भी राइज आएगा, ठीक है जी। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी पॉवर्टी लेवल्स हैं उसमें भी फॉल आएगा। पर ज़रूरी नहीं है ना कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा सिर्फ आपकी ऊपर वाली क्लास ही ले रही है और जो आपकी लोअर क्लास है वो नहीं ले पा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो पॉवर्टी के लेवल्स हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका हम बेसिक सा मतलब क्या रखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स हैं उनमें इंक्रीज हुआ है, जो सर्विसेज हैं उनमें इंक्रीज हुआ है, जो कि उस इकोनॉमी द्वारा वहां पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ सकती है कि पॉवर्टी भी बढ़ेगी, वो आपकी कम भी हो सकती है वहां पर। और ये पूरी जो सिचुएशन है किस चीज पर निर्भर रहेगी कि डिमांड और सप्लाई किस तरीके से है। सपोज कीजिए डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो गुड्स हैं वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है जी। तो इस वजह से ये सभी चीजें आपको कंसीडर करनी, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। और हम किस तरीके से कह सकते हैं कि और कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि क्या एफिशिएंसी है ह्यूमन रिसोर्स की, डेवलपमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है जी। अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी तो उसकी वजह से आपकी डिमांड और सप्लाई में भी इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहली बार स्टेटमेंट को देखें तो लगता है कि हाँ जी बिल्कुल करेक्टली यहाँ लिखा गया है, बट अगर हम बाकी पैरामीटर्स बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अकाउंट में लें तो हम ईजिली बता सकते हैं कि जी नहीं, आपकी वो स्टेटमेंट वहाँ पर गलत है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कुछ ही समय बचा है। अब आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे। तो अब इसके लिए आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए हमने लाई है प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें क्या रहता है 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से रिलेटेड। रिवीजन सिलेबस आपको एक दिन एडवांस में दिया जाता है और इन 3 क्वेश्चंस का जो भी करेक्टली आंसर करेगा उसे मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज, ठीक है जी। करना क्या है, तीनों जो क्वेश्चंस हैं R1 R2 और R3 तीनों के आंसर्स आपको सीक्वेंस में अपनी ईमेल आईडी के साथ एक ही कमेंट में पोस्ट करना है, ठीक है जी। जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा सबसे पहले पोस्ट किया होगा वहां पर उन्हें उसी ईमेल आईडी पे वो गिफ्ट वाउचर भेज दिया जाएगा। कैसे रिवाइज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें प्रीमिक्स की पूरी कंपाइलेशंस है हमारे प्लेटफॉर्म पे, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशंस की गई हैं ताकि आप इजिली यहाँ से पढ़ सकें। पीडीएफ भी साथ में यहाँ पर अटैच्ड हैं, ठीक है जी। तो आज इकोनॉमी का दिन है तो इकोनॉमी के 3 क्वेश्चंस देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ करेक्ट हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, देख लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर R2 में जहां पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसी के चलते 4 कोड्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से आपके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस तरीके के। R3 में कपिला कैंपेन के बारे में बहुत सिंपल सी बात पूछी गई कि बताइए ये इन 4 ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। आराम से सीक्वेंस में करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट कीजिए, आपको आपका जो गिफ्ट कूपन रहेगा वो भेज जाएगा। अगर किसी की भी कोई क्वेरीज रहेगी, किसी का गिफ्ट वाउचर नहीं आया है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम उनकी क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कल है आपका एनवायरनमेंट का दिन, तो जैसे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये हम मंथ्स आपके इस वीक कवर कर रहे हैं, तो आपको दोबारा से उसी लिंक पे जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ जाके जितने भी आपके एनवायरनमेंट के प्रीमिक्स हैं इन 3 महीनों के अच्छे से जाके रिवाइज कीजिए। कल आपसे इन 3 महीनों के प्रीमिक्स से कोई 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे कौन से इनिशिएटिव्स हैं कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें करंट पोर्शन अगर कवर करना हो तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। स्टैटिक और करंट दोनों डिस्कस करने हो उसकी भी ऑप्शन है। अगर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, जिस हिसाब से आपके लिए थोड़ा ही समय बचा है, जिसमें आपके फुल एंड टेस्ट हैं,
उसका ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आपका कॉम्बो कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सभी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे हैं, जाके देखिए, चेकआउट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरी को हर एक पॉसिबल वे में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।